हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज कक्षा 9 स्टैंडर्ड 9th के हिंदी के चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट किए। चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, पेज नंबर 7 ओपन करिए। चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। इसमें ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ चैप्टर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के, देखो यहाँ पे है, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण यानी कि पास करना। उन्होंने संस्कृत किया, अभ्यास किया और परीक्षा पास की। उन्होंने कई सारे निबंध, उपन्यास यानी कि नॉवेल्स, ये सब उन्होंने लिखे। इसकी जो ये कहाँ स्टोरी है, ये चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए, इसमें ये एक निबंध के रूप में है, ऐसे राइटिंग जैसे हम करते हैं। उसी तरह हजारी प्रसाद जी ने खुद जो सोचते हैं, खुद उन्होंने जो महसूस किया है, खुद उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो सब उन्होंने अपनी सोच लिखी है। वो बोल रहे हैं कि एक समय जब ऐसा आता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा भारत देश कैसी हालत में है, देश के लोग कैसे हो गए, मानवता देश में से चली गई है, ऐसी हालत में हमारा देश है। तो वो बोल रहे हैं कि क्या हमको सचमुच में ऐसा निराश होना चाहिए, क्या हमको दुखी होना चाहिए। वो बोल रहे हैं नहीं, अगर आप ठीक से देखो, ढंग से देखो, तो कहीं ना कहीं अभी भी मानवता है देश में, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ये पूरा उन्होंने इस चैप्टर में हमको समझाया है। जैसे देखो, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, वो खुद बोल रहे हैं हजारी प्रसाद। मन बैठ जाना यानी कि उदास हो जाना, या कुछ हमको ऐसा लगे कि अरे ये क्या हो गया, हताश हो जाना। समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, ठगी, डकैती, चोरी और तस्करी, यानी कि जो न्यूज़पेपर में दिए गए होते हैं ना, ऐसे ठगी न्यूज़, हम बोलते हैं ये तो फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं हो सकता है, वैसी न्यूज़, किसी को मारना, किसी को लूटपाट करना, या देश के बड़े बड़े नेता लोग, हमारे देश के आम इंसान जो होते हैं उसको अपने पैरों के नीचे दबा कर रखते हैं। ये सब कुछ ऐसी बातें सुन कर चोरी, करप्शन, भ्रष्टाचार यानी समाचार से भरा होता है पूरे का पूरा न्यूज़पेपर। तो वो बोल रहे हैं कि जब ये न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मेरा मन बैठ जाता है, कि दुखी हो जाता है कि ये क्या है मेरे देश में। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। पता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम कहते हैं ना ऑनेस्ट पर्सन, ऐसा हमारे देश में कोई है ही नहीं ईमानदार। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी कि डाउट, हर इंसान को हम डाउट की नज़र से देखते हैं कि नहीं ये इसमें कुछ गलत है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा कहीं ना कहीं हमको उसके ऊपर डाउट होता है। ये रहा संदेह। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। ऊंचे पद पर यानी कि हम जितने बड़े होते हैं, जैसे हम राजनीति की बात लें तो कोई बड़ा नेता हो तो हम उसको लोग ऐसा ही समझते हैं, और हकीकत भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी है कि जितना वो बड़ा होता है उतना वो ज़्यादा करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है, लोगों को झूठी बातें टीवी और मीडिया की ओर से बोलता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन रियलिटी में कुछ भी होता नहीं है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, द्विवेदी जी बात कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि एक आदमी पहले उनकी मन की हालत कैसी थी वो उन्होंने शेयर की। अब वो बोल रहे हैं कि एक आदमी ने उनसे बोला था, क्या बोला था, कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। वो इंसान सुखी है जो कुछ करता ही नहीं है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। दोष यानी कि मिस्टेक, उसके अंदर गलती। हम बोलते हैं ना मैं जितना भी करूँ सबको गलत ही लगता है। ये ऐसा है कि वो जितना भी करने की ट्राई करे, लोग उसमें यही मिस्टेक निकालते हैं, उसने ऐसा किया, ये नहीं किया, वो करे। हम 100 काम करेंगे लेकिन एक काम अगर हम
100 में से एक काम नहीं करेंगे तो हमने जो 99 काम किए वो नहीं दिखाई देते, लेकिन एक काम नहीं किया उसकी गलती लोग निकालते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, इससे अच्छा है कि कोई जो ऐसा इंसान सुखी है जो कुछ भी ना करे वो, क्योंकि हम ज़्यादा करते हैं तो लोगों को हमारी अंदर हमारी ओर से ज़्यादा ऐसी इच्छा होती है कि ये मेरे लिए वो करेगा वो करेगा वो करेगा। उसमें लोग दोस्त खोजने लगे, खोजना यानी कि ढूंढना, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि मेरे अंदर जो मैनर्स है गुड मैनर्स, अगर बैड मैनर्स एक भी हो हमारे अंदर तो हमारे गुड मैनर्स जितने भी होते हैं वो लोग भुला देते हैं। और जो हमारा बैड मैनर्स इतना हो, अगर हमारी गलती हमारे दोष छोटा हो लेकिन लोग बड़ा चढ़ा कर, यानी कि उसमें हम कहते हैं ना मिर्च मसाला डालकर पेश करना, वैसा करते हैं। दोस्त किस में नहीं होते, बोलो गलती कौन नहीं करता है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। हम सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी होती है, लेकिन हमको दूसरों की कमी ज़्यादा दिखाई देती है। गुणों कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी हो तो निश्चय ही चिंता का विषय है। हमारे लिए ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए एक टेंशन है, चिंता यानी टेंशन। क्या यही भारतवर्ष है? यही भारतवर्ष यानी कि क्या यही मेरा इंडिया है, यही मेरा भारत है जो पहले यहाँ पे रामायण हो चुकी, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो चुके, राम जैसे भगवान इस धरती पर जन्म ले चुके, क्या यही मेरा भारत है? सीता, फिर सावित्री, ऐसी नारियाँ यहाँ पे जन्म ले चुकी है, लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। क्या यही मेरा भारत है? आज जब ये ऐसी स्थिति भारत की देखते हैं तो उनको भी दिमाग में ऐसा सोच रहे हैं कि सचमुच में क्या यही मेरा भारत है? जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक और गांधी जी का स्वप्न कैसा था? महान भारत बने, भारत के लोग महान बने, भारत के लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति ये जो हम कहते हैं ना कुछ ऐसा होता है कि मैं इसका ये बुरा करूँ वो बुरा करूँ, ऐसी भावना ना हो, अच्छे इंसान बने। इस तरह से जैसे जैसे लोग ऐसे उन्होंने बोला कि आगे की लाइन, जीविका यही भारतवर्ष है, ऐसा प्रश्न उनके मन में जब उठता है तब वो क्या बोल रहे हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। अतीत यानी कि पास्ट, गह्वर यानी कि कैविटी, कैविटी जो हम कहते हैं ना ऐसा खड्डे जैसा होता है पूरा, कि जैसे वो भारत, वो इंडिया जो था वो पूरे का पूरा इंडिया, जिस इंडिया के बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन सोच रहे थे, वो इंडिया जैसे हमें को ऐसा लग रहा है उसका पास्ट कहीं ना कहीं जैसे डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मिलन भूमि यानी कि जहाँ पे वो मिले, यानी कि हर कंट्री के लोग, हर मतलब जात, हर कास्ट के लोग मिले थे। महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? कि भारत में पहले तो नात जात कुछ भेदभाव नहीं था, सब एक मिलकर रहते थे। वो पूरा समुद्र जैसे महामानव यानी कि लोगों से भरा, प्यारों से भरा समुद्र जैसे होता है, वो समुद्र जैसे सूख गया है। जैसे समुद्र में पानी नहीं होता है और सूख जाता है, उस तरह से जैसे लोगों के अंदर ये सब कुछ कहीं ना कहीं सूख गया है, ऐसा लग रहा है। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनुष्य यानी कि ऋषि मुनि कि ये सब कुछ आज की जो सिचुएशन है, एक तरफ से द्विवेदी जी है वो बोल रहे हैं कि आज देश की हालत ऐसी हुई है, दूसरी ओर वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हमारा इंडिया जो है वो आज ऐसा बन गया है। वो पहले जैसा इंडिया था, आज कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों के सपनों का इंडिया, कि हमारी भारत की जो धरती है वो महान है, लोग महान है, लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, हेल्प कर रहे हैं, ऐसा इंडिया मेरा आज भी है और हमेशा रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, सिचुएशन ऐसी बनी गई है, हमारी ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे
है ना, यही सिचुएशन और हकीकत है ना हमारे देश की, कि जो ऑनेस्ट पर्सन है, जो बहुत मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो लोग जैसे पीस रहे हैं, यानी कि उनकी ही दिशा, उनकी ही हालत खराब है। बाकी जो लोग ऐसी चोरी, लूटपाट, करप्शन करते हैं, नेता लोग जो है, वो लोग ऐसे और कई लोग, उन लोगों की जैसे आज बहुत शौक शानो शौकत से ज़िंदगी जीते हैं, और जो बेचारे मजदूर मेहनत कर कर के मर जाते हैं, वो लोग जैसे इन सब के बीच में पीस रहे हैं। झूठ तथा फरेब का रोजगार, फरेब यानी कि धोखा देना किसी को, करने वाला फल फूल रहे हैं, यानी फल फूल रहे, फूल कैसे खिला हुआ है उस तरह से ये झूठे लोग जैसे खिल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याप्त समझा जाने लगा। पर्याप्त यानी कि ईमानदार जो लोग होते हैं, ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, उनको मूर्ख लोग कहा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। महान मूल्य यानी कि अच्छा जीवन, अच्छे लोग जो होते हैं, मूल्य यानी कि लाइफ के वैल्यू, मूल्य यानी कि वैल्यू, वो लोगों के वैल्यू जो होती है, वो लोगों के अंदर उसके प्रति जो उनका विश्वास होता है, वो जैसे हिलने लग रहा है ऐसी सिचुएशन देख के। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। कि जो हमको ये स्थिति ऊपर से दिखाई दे रही है लोगों की, हमारे देश की, वो लोगों ने ही बनाई है, मनुष्य निर्मित, यानी कि हम लोगों ने ही पैदा की है ये सब कुछ। सदा मनुष्य बुद्धि नहीं, परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। यानी कि लोग हर दिन नई नीति, हर रोज नए रूल्स बनते, हर रोज नई सिचुएशन आती है, हर रोज नए नए काम होते हैं। ये सब कुछ कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। यानी कि रूल्स जो बन जाता है, वो संविधान हमारा जो होता है, उसमें तो सबके लिए एक ही रूल्स लिखा है, लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है तो गरीब को करना पड़ता है, अमीर पैसे देकर निकल जाते हैं। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परीक्षित आदर्श से टकराते हैं, उसके ऊपरी सतह अलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उससे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। कि ऐसा बोला है कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इन कायदे कानून करप्शन के खिलाफ लड़कर अच्छे साबित होते हैं। तो पहले भी हुआ था, आज भी होता है और हमेशा होता रहेगा। इसलिए जो थोड़ी बहुत सिचुएशन देश की ऐसी हुई है, उसको देख के निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो कुछ भी, देखो अभी कोरोना का टाइम है, तो हमने देखा कि अभी अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा कि एक पुलिस कांस्टेबल जो है, उन्होंने भले ही एमएलए का बेटा था, फिर भी उन्होंने उनके सामने बोला कि रूल्स तो सबके लिए एक है, अगर इसके लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़े तो भी मैं छोड़ दूंगी। तो ये क्या हुआ, एक ऑनेस्ट पर्सन विदाउट करप्शन उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। तो ऐसे लोग भी आज भी है हमारे देश में। तो कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी है, उससे हमारे मन को ऐसा हिला नहीं देना चाहिए कि हमारा देश ऐसा हो गया है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तु, भौतिक यानी कि जिसको हमको मन की शांति नहीं, हमारे पास एसी है, गाड़ी है, बड़ा घर है, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ये सब कुछ क्या है? इनको बोलते हैं भौतिक। ये सब हमारे मनोरंजन, हमारे सुख, हमारे खुशी, ये इनके लिए है कि इनसे हम भौतिक सुख लेते हैं। लेकिन सच्चा सुख क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा ये जो कुछ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो सब कुछ भौतिक सुख है। अगर ये ना हो तो भी लाइफ चलती है, लेकिन हम इसको क्यों ले रहे हैं भौतिक सुख का? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये होगा तो खुश होंगे, ये होगा तो खुश होंगे, ये होगा तो खुश होंगे। तो ये सब कुछ क्या है? भौतिक सुख। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। कि ये सब कुछ है, उसके ऊपर एक हमारे इंसान के अंदर जो इंसानियत बैठी है, वो ही एक महान चीज़ है। कोरोना के समय में हमने देखा कि लॉकडाउन था, उस समय लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया था,
सब कुछ भूल गए थे, अपना बिजनेस, अपनी ऑफिस, अपनी गाड़ियाँ, अपने बंगले, मकान। सिर्फ उन लोगों को अपने आप की परवाह थी। तो क्या हुआ, यहाँ से जान सकते हैं कि सिर्फ भौतिक चीज़ों को ही हम लोगों ने महत्व नहीं दिया है। डॉक्टर्स, पुलिस दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहे थे। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मानवता जो होती है हमारे देश में अभी तक खत्म नहीं हुई है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्वान रहते हैं। कि ये तो है ही, नेचर है कि लोभ, क्रोध, क्रोध यानी कि गुस्सा, मोह, मोह यानी कि हर कोई चीज़ का मोह। मेरे पास कपड़ा है, मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी है, बंगला चाहिए, बंगला है, उसके अंदर एसी चाहिए, एसी है, उसके अंदर सोफ़ा चाहिए, एक इतना बंगला है, उससे बड़ा चाहिए। ये मोह है सब। ये हुआ, ऐसा मोबाइल है तो अब इससे अच्छा मोबाइल चाहिए। बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो उसमें भी बड़ी कार चाहिए। ये सब कुछ क्या है, मोह है। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्वान, ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये मानव का एक नेचर है। बचपन से जब उसका बर्थ होता है और बड़ा होता है, तब से उसके आसपास ऐसा ही एटमॉस्फेयर होता है कि उसको ये वहाँ से मिलता है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन की, ऐसा तो है ही, लेकिन इस चीज़ को एक बहुत बड़ी शक्ति मान लेना तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। कि ये योग्य नहीं है कि इसको ही हम महान मान ले कि हाँ ये यही होता है। ये योग्य नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। भारत के लोगों ने इस चीज़ों को ही सिर्फ उचित नहीं माना है, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कि जब कोई भूखा होता है तो उसकी मदद के लिए भी हमारे यहाँ लोग बहुत मेहनत करते हैं। दवा की ज़रूरत हो तो दवा की भी वो लोग दवा भी लेते हैं। तो अगर हम लोग दवा को, भूख को, ऐसी चीज़ों को भौतिक वस्तु नहीं मानना चाहिए हमको। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह यानी कि जो रास्ता भूल गया हो, अपने आप को पता ना हो कि वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ का है, ऐसे रास्ता खो बैठा हो, उसकी उपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों ही की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। कोटि कोटि दरिद्र जनों, दरिद्र जन यहाँ पे दरिद्र यानी कि गरीब लोग, उनकी ऐसी स्थिति, अवस्था यानी स्थिति को दूर करने के लिए अनेक कायदे और कानून बनाए ना। कि चलो ये रोज़गार निकालेंगे तो लोगों को इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसी योजनाएं निकली है, लोग एनजीओ चला रहे हैं। आज एनजीओ कितने सारे चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन गरीब लोगों को हालत में कुछ सुधार आ सके, उनको कुछ मदद मिल सके। तो ये सब कुछ क्या है, ये भारत अभी भी जिंदा है, मर नहीं चुका है। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी है कि उसको देखकर हमको ऐसा लगता है कि हमारा इंडिया बदल चुका है। जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कि कृषि यानी कि फार्म, खेती होती है, वाणिज्य यानी कि आगे देखिए, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है। वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसका क्या है कि जो लोग जिन लोगों ने इन कार्यों में लगना है, जिन लोगों को ये सब काम में लगना है, उन लोगों का मन हर समय थोड़ी पवित्र होता है। हर समय ये नहीं सोचते। एनजीओ में जुड़े हुए लोग हैं, मेडिकल में जुड़े लोग हैं, डॉक्टर भी है, तो हर डॉक्टर अच्छे भी नहीं होते हैं। हम कहते हैं ना, डॉक्टर तो जैसे दुकानें खोल कर बैठे हैं, ठीक है। हर एडवोकेट बुरे भी नहीं होते हैं। तो हर इंसान की अपनी एक अलग मेंटालिटी होती है। एक इंसान की वजह से हम पूरे वो जो बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, उसको बुरा मान लेना ठीक नहीं है। लेखक का ये कहना है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होने
कि जितना बड़ा हम लोग फैसिलिटी निकालते हैं, जितना सब कुछ करते हैं हम लोग कि ये करे, हमारे देश के लिए वो करे, देश के लोगों के लिए वो करे, या अपने लिए ये फैसिलिटी करे, वो करे, इन सब में उतनी ही मात्रा में हमारे अंदर कहीं ना कहीं लोभ, मोह और विकार भी विस्तृत, यानी कि वो बड़ा होता जा रहा है। देखिएगा, हम बोलते हैं ना इसके पास इतना पैसा है लेकिन इसका मन दिल बहुत छोटा है। तो क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली ये ऐसा मेंटली जो इंसान का दिमाग ऐसा है कि कभी कभी उसको ऐसी सिचुएशन के अंदर उसकी मेंटालिटी भी ऐसी ही हो जाती है। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बना गया और स्वयं को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है कि कुछ लोग ऐसा लोभ कर रहे हैं, कुछ लोग बुरा कर रहे हैं। उन लोगों की वजह से पूरे सब देश की, सब लोगों की हालत ऐसी हो गई है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे कि इस चीज़ से हमारे पुराने आदर्श, यानी कि पुराने समय में जब हमारे देश में आज़ादी नहीं मिली थी उस समय, या फिर हमारे दादा दादी जो थे उस समय में, वो हमको बातें करते हैं कि हमारे समय में तो लोगों के में भी आपस में प्यार था, एक दूसरे से मिलना, ये वो, तो वो हम भूल नहीं सकते। वो और भी जैसे मजबूत होते जा रहे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। ठीक है, जब भी हमारे धर्म के विरोध कोई कुछ करता है इंसान, तो जैसे सब रैली निकालते हैं ऐसे निकल जाते हैं, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर ऐसा है कि धर्म के विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है कि वो इंडिया अभी भी जिंदा है हमारे पास, कि वो अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं सुनता। इस बात के पर्याप्त प्रमाण में खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। ठीक है, कि बड़े जो लोग हैं, अमीर जो लोग हैं, उन लोग, वो लोग, या फिर बड़े बड़े नेता, राजनेता जो भी करते रहते हैं करप्शन, लेकिन उन लोगों, लेकिन अभी भी अंदर अंदर, भीतर भीतर, यानी कि अंदर अंदर यह भी देखने को मिलता है कि कानून जो है वो धर्म से छोटा है, धर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ देख रहे हैं ना हम, कोरोना के टाइम सरकार श्री ने एक फंड खोला था, तो उस फंड में आज भी हमने देखा कि बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटी, उन्होंने पैसे दिए। तो ऐसा नहीं है कि ईमानदारी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर सेवा कर रहे हैं तो वो भी ईमानदार हैं। टीचर्स जो है वो घर बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे भी सेवा है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग करवाना ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अलग से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो, स्कूल का जो है वो माहौल ख़राब ना हो, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये इंडिया है, कहीं ना कहीं इसमें अभी भी वो भारत जिंदा है। आगे हम देखें, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता, महिलाओं का सम्मान। कुछ लोग ऐसे कि आज भी महिलाओं के सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करना, सम्मान यानी। झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो चोरी को चोरी समझते हैं, पाप को बुरा मानते हैं, महिला की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ कई सारे लोगों के अंदर आज भी देखने को मिलता है। हम लोग भी ऐसी सोच रखते हैं। तो क्या है, हम लोग इंडिया के ही है, थोड़ी इंडिया के बाहर के। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ खत्म हो गया। कहीं ना कहीं इंडिया में ये सब कुछ भी जिंदा है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत वो आ गया। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार और प्रति इतना आक्रोश, वह यही साबित करता है कि समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर में ज़्यादा, आधे से आधी चीज़ झूठी लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? क्योंकि पैसे लेकर लिखी जाती है। दूसरा, एक समाज के अंदर ऐसी मेंटालिटी पैदा करती है कि अब इंडिया ऐसा बन गया है।
दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि जो गलत है उसको सबके सामने लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। कि जो कुछ किसी के साथ बुरा होता है, आचरण यानी उसका बिहेवियर में कुछ बुरा हो, तो उससे गलती हो तो उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाना ये गलत बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। हम किसी का बुरा और उसमें हम इंटरेस्ट लेकर, ओह क्या हुआ, उसने क्या किया, मुझे बोल क्या हुआ क्या हुआ, हमको जानने की इच्छा होती है, उसको बड़ा चढ़ाकर बोलने की इच्छा होती है, तो ये गलत बात है। अच्छाई का उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। कि जो अच्छी बात है हम उसको दबा कर रखते। देखो हमारे राजनेता, मीडिया क्या है, मीडिया में किसी पक्ष ने या किसी इंसान ने अच्छा किया होगा उसको दबा दिया जाता है, लेकिन बुरा अगर थोड़ा सा भी गलती हुई उससे तो उसको बड़ा चढ़ाकर हर सोशल मीडिया के हर जगह पे वो आ जाता है। तो ये सब कुछ क्या है, ये एक मेंटालिटी बन गई है लोगों की। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए की नोट दे दिया। ये अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों से टिकट बाबू यानी कि टीटी जो होता है ट्रेन में टिकट लेता है, वो उन दिनों से सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। हर आदमी का चेहरा जानता कि किसने उसको ये 10 रुपए के बजाय 100 रुपये दिया है। वो देखता देखता वहाँ पे पहुँचता है। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, विनम्रता जो हमारे अंदर होती है, विजडम, शाणपण जिसको हम बोलते हैं, मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, 90 यानी 90 रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा। उसने क्या किया कि सॉरी गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। विचित्र संतोष यानी सेटिस्फेक्शन था। हमसे अगर कुछ मिस्टेक होती है तो हम किसी को सॉरी बोल देते हैं या उसके काम अच्छा कर देते, तो हमारे फेस पर एक सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं वो होता है। उस तरह से उसके फेस पर भी वो दिखाई दे रहा था। मैं चकित रह गया, वो देखते शॉक्ड हो गए। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा अच्छा काम किया तो मैं कैसे मान लूँ कि दुनिया में लुप्त यानी कि ख़त्म हो जाना, कि ईमानदारी जो है वो ख़त्म हो गई, वो मैं मान भी नहीं सकता। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं, अवांछित यानी कि ऐसी घटनाएं, ऐसे एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं जो हमको हमारे साथ बार बार होते रहते हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कि अगर एक इंसान चोरी करता है उससे ये कहीं बड़ी अच्छी बात मुझे आज मेरे जीवन में हुई है कि ऐसी एक चोरी करता है लेकिन 4 ऐसे लोग हैं जो ईमानदार है, तो ये एक के लिए उन 4 को हम बुरा नहीं मान सकते। दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करें कि मैं एक बार बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, यानी कि कुछ बस में हो गया होगा। तो बस क्या थी, ऐसे रुक रुक कर चलती थी। कोई 5 मील पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जाता है। क्या हुआ कि बस एक जगह खड़ी हो गई, कंडक्टर ने क्या किया, उतर कर वो साइकिल लेकर चला गया। तो लोगों को ऐसा लगा कि हमको धोखा दिया है, हमें छोड़कर चले गए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें सुनी। लोगों को क्या है, अगर वो सोच नहीं रहे हो कि वो साइकिल लेकर क्यों गया है, कहाँ गया है, कुछ नहीं, लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा ये डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस ने लूट लिया गया था। उन्होंने बातें शुरू कर दी कि ऐसा तो होता ही रहता है, 2 दिन पहले एक बस चोरी हो गई, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। उसने क्या बोला कि लोग ऐसी बुरी बुरी बातें करते थे कि पहले एक बस की लूटफाट हो गई थी। हम देखो, हम कोई इंसान कुछ भी करता है ना तो हम पुरानी बातें शुरू कर देते, हाँ सच है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसने भी पहले ये किया था। ये नहीं सोच रहे कि हर बार हर सिचुएशन और हर इंसान एक तरह का नहीं होता है। द्विवेदी जी बोल रहे हैं कि मैं फैमिली से अकेला ही था, सब लोग सिंगल आए थे लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था जो फैमिली के साथ था।
बच्चों को पानी पीना था, वो पानी के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी का ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, समा यानी कि डर बैठ गया था अंदर। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। अंदर कुछ यंगस्टर नौजवान थे, उन्होंने सोचा कि चलो ड्राइवर चोर को हम पकड़कर उसको मारते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। डर तो लगता है ना, इतने सारे लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। कि वो ड्राइवर ने द्विवेदी जी की ओर देखा, क्योंकि बाकी लोग तो उसको मार रहे थे, सिर्फ यही बैठे थे। तो ड्राइवर ने बोला कि हम लोग बस को और आप लोगों को बचाने के लिए कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, आप मुझे बचाइए वरना ये लोग मुझे मार रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि वो लोग, जो यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। जो यात्री यानी मुसाफिर, पैसेंजर जो थे, इतना डर चुके थे कि वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये ड्राइवर अच्छा है। ऐसी सिचुएशन में जल्दी हम किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी बातें मत बताइए, धोखा दे रहे हैं, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। उन्होंने क्या बोला कि आप इसकी बात को मत मानिए, ये ड्राइवर बुरा है और कंडक्टर को इसने डाकुओं को लेने के लिए भेजा है। मैं भी बहुत भयभीत था, वो भी डर गए थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। उन्होंने किसी भी तरह लोगों को समझाकर ड्राइवर को बचा लिया। क्या हुआ फिर? 1.5 घंटे कहाँ था? 1.5 घंटे 1.5-2 घंटे गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे, इतना तड़प रहे थे पानी और खाने के लिए। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। वो क्या बोल रहे कि कुछ दुर्घटना हो, दुर्घटना यानी कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, उससे पहले ड्राइवर को मार देना ही उचित है, ऐसा लोगों ने बोला। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। कंडक्टर जो साइकिल से गया था ना, उसने वो एक बस लेकर आता है और बोल रहा है कि मैं वहाँ से बस लेकर आया हूँ, इसमें बैठ जाइए सब। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। उन्होंने क्या बोला कि कंडक्टर ने देखा कि परिवार से सिर्फ एक यही इंसान थे और बच्चा इनके ही साथ था। तो कंडक्टर ने बोला कि मैं दूध और पानी लेकर आया हूँ, आपके बच्चे रो रहे थे, वो मुझसे देखा नहीं गया। यात्री में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। सब लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हाँ अच्छा हुआ, थैंक यू बोलने लगे। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग अड्डे पहुंच गए। अड्डे यानी कि जो स्टेशन होता है, जो जगह होती है वो। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। ये सब एक्सपीरियंस से मैं कैसे कह सकता हूँ कि ईमानदारी और मनुष्यता खत्म हो गई। अगर ड्राइवर और कंडक्टर चाहते तो वहाँ से भाग जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कंडक्टर ने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन लोगों के बचाया। तो ये क्या हुआ कि ईमानदारी खत्म नहीं हुए। जीवन में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, ऐसा द्विवेदी जी बोल रहे हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि हर बार अच्छा हुआ है, मेरे साथ भी बुरा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार जो बुरा है उसको याद रखूँ, तो इससे जीवन कभी काट नहीं सकते। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की। अकारण यानी कि कुछ रीज़न ना हो, उनको कुछ हमारी ज़रूरत ना हो, फिर भी उन्होंने हमारी हेल्प की हो। हमारे रिश्तेदार ना हो, फिर भी हमारी हेल्प की हो। ऐसी घटनाएं भी मेरे जीवन में कम नहीं हुई है। निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक प्रार्थना गीत गाया है, प्रेयर कहिए, कि हर बार मुझे धोखा खाना पड़े, हर बार मेरे साथ बुराई हो, ऐसी अगर सिचुएशन हो, उस समय भी मुझे
भगवान हिम्मत ऐसी देना कि मुझे कभी भगवान के ऊपर डाउट ना हो, आपके ऊपर से मेरा विश्वास ना जाए, ऐसी शक्ति देना। मनुष्य की बनाई वीडियो का गलत नतीजे तक पहुंच ही रही है तो इन्हें बदलना होगा, कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है तो उसको बदलना हमें ही होगा। हम चाहे तो बदल सकते हैं, हम चाहे तो रोक सकते हैं। आए दिन इन्हें बदलता ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, कि हमारे अंदर जो एक आशा होती है कि नहीं हाँ ये होगा, ये कभी इसको बुझनी नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं, कि मेरे मन को मैं कभी निराश नहीं होने दूंगा। मेरा भारत महान है, था और हमेशा रहेगा। स्टूडेंट, अगर इस चैप्टर में कोई भी वर्ड्स, कोई लाइन, कोई पैराग्राफ आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूंगी। ये चैप्टर में जो शब्दार्थ, टिप्पणी, मुहावरे वो अपने आप को लिखना है, आप लिखिएगा। और चैप्टर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होगी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम एक्सरसाइज में से पूछें। क्वेश्चन चैप्टर में से ही पूछेंगे। उन मैंने लिखवाया है जो एक्सरसाइज उतने इनफ नहीं है, उसके अलावा भी मैं चैप्टर में से बनाकर भी आपको क्वेश्चन पूछूंगी। आपकी अभी भी एग्ज़ाम आ रही है उसमें भी, आगे जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी। इसलिए चैप्टर पढ़ना, उसको समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।